नमस्कार। चुनावी गणित में फिर से आपका स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगलवार को होने वाला उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और उसके साथ उड़ीसा में बीजू जनता दल में हो क्या रहा है। चूंकि मैं उड़ीसा से हूं और चूंकि आजकल नवीन पटनायक और बीजू जनता दल बड़े चर्चे में हैं। चर्चे में इसीलिए हैं कि उड़ीसा में विपक्ष में वो कुछ कर नहीं रहे हैं, दिल्ली को लेकर वो क्या करेंगे उसके ऊपर हमेशा प्रश्न उठता है। लेकिन उपराष्ट्रपति निर्वाचन को लेकर बीजेडी में क्यों अब शुरू हो रही है एक बार फिर पार्टी के अंदर अनेक मतभेद और जो वहाँ द्विधा और द्वंद्व चल रहा है कि बीजेपी को लेकर बीजू जनता दल क्या करे। राज्य में तो विपक्ष में है लेकिन केंद्र में वो हर चीज़ पर मोदी सरकार के साथ आ रहे हैं और इसको लेकर बड़े सारे विक्षोभ है वहाँ पर। पार्टी के अंदर लोगों के बीच में बड़े असंतोष और आक्रोश है कि धीरे धीरे उड़ीसा का जनता जो है वो कंफ्यूज होते जा रहा है कि बीजू जनता दल आखिर किसके लिए खड़ा है। अगर वो विपक्ष में है तो विपक्ष की राजनीति क्यों नहीं कर पा रही है। और इसको लेकर बीजू जनता दल में जो बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे दल के जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर एक बड़ा चिंता की विषय बनते जा रही है। और आप लोगों को याद होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जब बिल प्रेरित हुआ पार्लियामेंट में, तब बीजू जनता दल का आज के डेट पर लोकसभा में कोई एमपी नहीं है, उनके राज्यसभा में 7 एमपी हैं। और बाकायदा नवीन पटनायक की चेयरमैनशिप में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, वहाँ पे ये तय किया गया कि बीजू जनता दल के 7 एमपी बीजेपी का ये बिल के विरोध में वोट करेंगे। लेकिन अचानक चंद घंटों पहले पता नहीं क्या हुआ, उनके जो राज्यसभा में जो उनके मुखिया हैं, उन्होंने एक ट्विटर के माध्यम में एक बयान दे दिया कि सारे लोग अपना कॉन्साइंस यानी कि उनका विवेक जो कह रहा है उसके हिसाब से वोट देंगे। और हुआ अंत में ये कि 7 में से 5 एमपी उल्टा वोट कर गए बीजेपी के फेवर में और 1 एमपी विरोध में वोट डाला और 1 एमपी एब्सटेन कर गया। लेकिन उसके बाद सारे पार्टी के बहुत सारे सीनियर लीडर्स वगैरह जो है एक तरह से एक नियर रिबेलियन हो गया पार्टी के अंदर कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन है उसको कौन बदला और क्यों हम बीजेपी के साथ गए। उसके बाद बाकी समय में ये लगातार प्रयास रहा है बीजू जनता दल के अंदर कि जो कुछ कारण से नवीन पटनायक ये कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उनके जो सबसे बड़ा मुख्य सलाहकार है कार्तिकेय पांडियन, वो अभी भी पार्टी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनके ऊपर केंद्र में बीजेपी सरकार से दबाव रहता है और इसके लिए वो ये सब चीज़ें करते हैं। तो केंद्र आखिर में दबाव डाल क्यों रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर? क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में जो इन्होंने अपना कैंडिडेट चुना है, एनडीए का जो आज के समय पर लोकसभा में जितने एमपी हैं, राज्यसभा में जितने एमपी है, वो तो जीत जाएंगे। लेकिन बीजेपी इतना प्रेशर क्यों डाल रहा है बीजू जनता दल के ऊपर कि हमें आप लोग वोट करो। और अभी अभी हाल में मैं भुवनेश्वर से वापस आया हूँ और उस समय भुवनेश्वर में मेरा रहने के दौरान मैंने कई सारे बीजू जनता दल के नेताओं से मुलाकात की और उनके बातों से मुझे ये समझ में आया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि उन्होंने बात को नवीन पटनायक के ऊपर छोड़ दिया है। हो सकता है नवीन पटनायक जी के ऊपर इतना प्रेशर है केंद्र से कि वो शायद अपने लोगों को बोले कि बीजेपी के कैंडिडेट जो है चंद्रशेखर, उनके लिए वोट करें। तो हम आएंगे उस बात पर बाद में। पहला बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वाइस प्रेसिडेंट, उनके तरफ अगर मेजॉरिटी वोट्स है तो बीजेपी को क्या पड़ी है कि ये बाकी जो एनडीए के बाहर पार्टियां हैं उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई ये वोट के लिए। उसका कारण ये है,
हम आपको एक छोटा सा ग्राफिक दिखाते हैं। इस ग्राफिक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ साफ साफ ये होता है कि पिछले चुनाव में 2022 में जब जगदीप धनखड़ एनडीए के कैंडिडेट बन के लड़े थे तो उन्हें लगभग मेरे ख्याल से 2022 में उन्हें 74.4% वोट मिला था। अब किसका वोट मिला था? उपराष्ट्रपति निर्वाचन में लोकसभा के जो एमपीज हैं और राज्यसभा के एमपीज जो है, नॉमिनेटेड एमपीज इंक्लूडेड, वो वोट करते हैं। उनमें से लगभग 75% वोट जगदीप धनखड़ के पक्ष में पड़े थे। जायज है, क्योंकि 2019 में 300 से ज़्यादा सीट लेकर बीजेपी लोकसभा में जीत कर आई और राज्यसभा में उनकी अपनी गिनती बढ़ते जा रही थी। तो पिछले 5 इलेक्शन में 2002 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा वोट उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर किसको मिला था तो जगदीप धनखड़ को मिला था। जगदीप धनखड़ जिससे पहले वेंकैया नायडू एनडीए के कैंडिडेट थे 2017 में, उनको लगभग 68% वोट मिला था। उससे पहले 2012 और 2007 में यूपीए यानी कि कांग्रेस लेड अलायंस के कैंडिडेट मोहम्मद हमीद अंसारी 2 बार चुनाव जीते। 2012 में उनको 67% वोट मिला था और 2007 में उनको लगभग 61% वोट मिला था। 2002 में जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जब एनडीए सरकार थी, उस समय एनडीए का कैंडिडेट भैरव सिंह शेखावत जो राजस्थान से हैं, वो लगभग 60% वोट लेकर जीते थे। लेकिन मौजूदा हालत ये है क्योंकि 2024 में बीजेपी की अपनी टैली नीचे आकर 240 हो गई और एनडीए के पास अभी 293 सीट्स है लोकसभा में, और राज्यसभा में उनका जो बाकी जो सीट्स है अगर उसको हम मिलाते हैं तो लगभग 422 के करीब करीब एनडीए की स्ट्रेंथ है। उसके साथ साथ उन्हें कुछ और दल अपना समर्थन दे चुके हैं, जैसे वाईएसआर कांग्रेस हुआ आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे चीज़ को अगर हम मिलाते हैं तो हमें देखने को आता है कि ये जो 781 वोट्स हैं, हर मेंबर लोकसभा और राज्यसभा का उसका वोट 1 वोट है, तो 781 अभी हैं। यदि वो स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा है, राज्यसभा में लगभग 6 सीट्स खाली पड़े हैं, लोकसभा में 1 सीट खाली पड़ा है, तो कुल मिला के अभी 781 लोग वोट दे सकते हैं। और इन 781 में हमें देखने को मिल रहा है कि एनडीए को 439 सीट मिलेंगे, 439 वोट के गारंटी है। और दूसरे तरफ जो इंडिया अलायंस अपना कैंडिडेट रेड्डी साहब को फाइल किया है, उनको मिल रहा है 324। इंडिया अलायंस के गठबंधन के सारे लोग हैं, उसके अलावा जैसे आम आदमी पार्टी अपना समर्थन दे चुका है, तो इन सबको मिलाएंगे तो 324, यानी कि एक तरफ इनके पास लगभग 56% वोट है और दूसरे तरफ एनडीए के पास, इंडी के विपक्ष के पास लगभग 42% वोट है। बाकी बचे अभी 18 वोट्स। ये 18 वोट्स कहाँ जा रहे हैं अभी इसके ऊपर कोई स्पष्टता नहीं है। इन 18 वोट्स में से 7 वोट है बीजू जनता दल के और मेरे ख्याल से 4 या 5 वोट तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के बीआरएस भारत राष्ट्र समिति के, और 1-2 इंडिपेंडेंट्स है, 2-3 इंडिपेंडेंट्स है और 1-2 इधर उधर के छोटे छोटे पार्टियों का है। इनके बारे में हमें अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं है, लेकिन मान लेते हैं अगर ये 18 वोट बीजेपी के पास आ जाता है तब भी ये और 2% ही ऐड करते हैं, यानी कि इनकी अगर जो क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई व्हिप जारी नहीं होता है और बैलेट होती है सीक्रेट बैलेट, तो कौन कहाँ वोट करेगा वो बाद में पता चलेगा, समझ में आएगा। उसके बाद कई समय होता है पार्टी लोग एक्शन लेते हैं, लेकिन वो बाद की बात है। अभी जो फिलहाल हमें जो दिख रहा है, कुल मिला के बड़ी मुश्किल लग रहा है कि एनडीए का कैंडिडेट
58% से आगे जा पाएगा। तो आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, 58% में भी तो उनका कैंडिडेट जीत रहा है। बड़ी बात इसलिए है कि जैसे मैंने जो स्टैटिस्टिक्स आपको दिए, पिछले 5 उपराष्ट्रपति निर्वाचन में जीता हुआ कैंडिडेट को सबसे कम वोट जो मिला वो होगा इस बार। और ये एक सिंबॉलिक मैसेज भेजता है कि एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो सर्वोपरि हैं और उनके पूरा पकड़ सॉलिड है, संसद के अंदर पिछले 25 साल में जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो सबसे कम वोट लेकर बनेगा। यानी कि एक तरह से सांसद दोनों हाउस को अगर हम मिला ले तो वहां पर बीजेपी और एनडीए का पकड़ काफी कम होते हुए जो नजर आएगा। और वही मैसेज अगर उपराष्ट्रपति निर्वाचन से बाहर जाता है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा तो दिक्कत होगा। इसीलिए बीजेपी लगी हुई है कि हर किसी के ऊपर किसी भी तरह से प्रेशर डालकर, जो लोग डिसाइडेड नहीं है, जो लोग एनडीए और इंडिया अलायंस के बाहर है, उनसे जितना से ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके वो वोट लें। अब आते हैं बीजू जनता दल के बात पर। अब बीजू जनता दल का कहानी ये है कि उड़ीसा में जो बीजेपी की सरकार है, 1 साल हो गया, 25 साल नवीन पटनायक के सरकार के बाद एक सरप्राइज विक्ट्री में आए, लेकिन पिछले 1 साल में ये बहुत सारे समस्या से गुजर रहे हैं। एक तरह से आप कहें तो जनमत जो है वहाँ पर एक तरह से नकार चुका है कि ये सरकार बड़ा विफलता की सरकार रही है। बहुत लोग कहते हैं कि ये सरकार एक डिजास्टर हो रखा है पिछले 1 साल से, लेकिन उससे बड़ा डिजास्टर लोग कहते हैं कि वहाँ का प्रतिपक्ष है, वहाँ का विपक्ष है। क्योंकि वहाँ नवीन पटनायक, जिनका पार्टी को 51 एमएलए फिर भी आए हैं 147 सीट के असेंबली में, वहाँ वो विपक्ष की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो खुद लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो असेंबली में जाते नहीं हैं। बीजेपी सरकार के कोई चीज़ को लेकर बहुत बड़ा पैमाने पे बीजू जनता दल वहाँ कुछ कर नहीं रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, बीजू जनता दल के अंदर और बाहर बीजू जनता दल का नेतृत्व को लेकर असंतोष और आक्रोश बढ़ते जा रहा है। लेकिन नवीन पटनायक साहब का क्या मजबूरी है जिसके चलते वो मोदी जी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, केंद्र में जो सरकार है उसको नाराज नहीं करना चाहते हैं, और जिसके चलते वो लगातार जो है उनका जो फरमाइश आता है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब ऐसे स्थिति बन रही है उड़ीसा के अंदर कि साधारण बीजू जनता दल का जो साधारण कार्यकर्ता है उसका अभी कहना है कि अब हमारे पास और धैर्य नहीं है, अब हम और वेट करना नहीं चाहते हैं। अगर मामला ऐसे चलते रहा कि अगर हम बीजेपी का बी टीम होकर चलते रहें तो इससे बेहतर है कि हम निकल लें, हम निकल के और कहीं चले जाए। कोई कहते हैं कि हम निकल के बीजेपी में ही चले जाएं, बीजेपी के बी टीम होने के बजाय हम बीजेपी के अंदर शामिल हो जाए। कुछ लोग चलना भी शुरू कर दिए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस में चले जाएं। अगर कांग्रेस की अगर अभी जैसे थोड़ा बहुत कुछ लोगों को लगने लगा है कि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस थोड़े बहुत अच्छा करने लगा है तो लोग कांग्रेस को भी देखने लगे। लेकिन एक बड़े पैमाने के लोगों के बीच में अभी ये भी बात शुरू होगी कि अगर बीजू जनता दल एक आंचलिक दल का जो भूमिका है उसको निभा नहीं पा रहा है तो क्या हम लोग निकल के एक और आंचलिक दल बनाएं। तो ये सारे जो तोड़ मरोड़ की कहानी चल रही है उड़ीसा के अंदर, और जो बीजू जनता दल के अंदर जो द्वंद्व है, जो द्विधा है, और वो द्वंद्व और द्विधा को लेकर फिर से एक ऐसा घटना होने जा रहा है मंगलवार को उपराष्ट्रपति निर्वाचन, अभी तक कोई निष्पत्ति नहीं हुई है। उम्मीद रखी जा रही है कि शायद 7 तारीख को नवीन पटनायक कोई मीटिंग रखें और वहाँ बातचीत करें। लेकिन चूंकि ये चुनाव में व्हिप इन्वॉल्व नहीं है, बड़े सारे लोगों का कहना है कि शायद वो ये कह दे जिसको जहां मन वोट करे, और वो कौन कहां कैसे वोट करेगा वो तो हमको चुनाव के बाद थोड़ा बहुत हम उसका आंकलन लगा सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल यही है
कि पार्टी के अंदर जो है लोग वहाँ पर लगे हुए हैं नवीन पटनायक के ऊपर दबाव बनाने के लिए। तो नवीन पटनायक के ऊपर अब दोनों तरफ से दबाव है, एक पार्टी के अंदर से दबाव है, एक केंद्र से मोदी सरकार से दबाव है कि भाई हमें सपोर्ट करो। और पार्टी के अंदर से लोगों का कहना है कि कुछ ना करे तो कम से कम हम लोग एब्सटेन कर जाए। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम बीजेपी के साथ जाने के बजाय अगर हम एब्सटेन कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे दूसरे समीकरणों का उम्मीद आगे को रहता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि अप्रैल के महीने में राज्यसभा चुनाव होगा, हो सकता है उसमें बीजेडी को कांग्रेस का मदद लेना पड़ जाए। कांग्रेस के पास वहाँ 14 और उनका गठबंधन के साथ ही लेफ्ट का एक एमएलए लेकर 15 लोग हैं। तो लोग कहते हैं कि अगर हम बीजेपी के साथ रहते रहे तो विपक्ष के जो दूसरे दल हैं उनके साथ हम अपना रास्ता बंद कर रहे हैं। और देश का हालत अभी बदल रहा है, एक कहीं ना कहीं परिवर्तन का हवा शुरू हुआ है। तो वो चाहते हैं कि जो राजनीति में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बीजेडी वो सारे द्वार ना बंद करे। अब देखा जाएगा मंगलवार तक क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ जी का जो रेजिग्नेशन है वो बीजेडी के लिए एक धर्म संकट का और एक समय पैदा कर दिया। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फिर हमारे पास आइए हमारे बातें सुनने के लिए।